राहुल जी, बहुत बहुत बधाई। कर्नाटक चुनाव आप जीत गए हैं। अब आपसे ये तो पूछना पड़ेगा ना कि कर्नाटक की जनता से आपने क्या चुनावी वायदे किए थे, याद है ना आपको? जरा बताइए ना। कांग्रेस पार्टी की कैबिनेट अपनी पहली मीटिंग में पूरा करके दिखा दी। पहली कैबिनेट में आप सारे के सारे वादे पूरे करेंगे, यही तो आपने लेकिन हिमाचल में कहा था। और मान लीजिए कि अगर आपके मुख्यमंत्री सरकार बनने के बाद वादे पूरे नहीं करते हैं तो कौन सा बहाना बनाएंगे, वो भी खुलासा कर ही दीजिए। हमारे सिस्टम में जो स्टेट होता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है, उसको हम इंडिपेंडेंस देते हैं और उस पर हम दबाव नहीं डालते। वाह, मतलब ये बहाना भी तैयार है कि वादे पूरे ना हो सके, ये भी तो लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन अभी इसकी बात क्यों करें, आपसे पहले वो जानते हैं कि आपने वो कौन से वादे किए। सुना 4 वादे किए थे जो पहली कैबिनेट में पूरा करने हैं, जरा वो बताइए ना, कितने वादे? ये 4 जो वायदे हैं, ये हमारा पहला कदम होगा और इनको कांग्रेस पार्टी की कैबिनेट अपनी पहली मीटिंग में पूरा करके दिखा दी। 4 वायदे। वैसे लोगों ये पता होना चाहिए आपको कि ये वही वायदे हैं जो केजरीवाल जी ने करके पंजाब और दिल्ली का चुनाव जीता है। तो एक एक करके उन वायदों की छोटी सी लिस्ट गिना दीजिए ना राहुल जी, बताइए ना कौन से वायदे हैं। पहला वायदा और शायद सबसे जरूरी वायदा, जिसे हम गृह लक्ष्मी कहते हैं, 2000 रुपए हर महीने हर परिवार की महिला को। हर महीने हर महिला को 2000 रुपये, भूलिएगा मत दोस्तों। अच्छा चलिए दूसरा वायदा भी बता दीजिए। दूसरा वायदा, गृह ज्योति 2000 यूनिट हर महीने मुफ्त में बिजली हर परिवार। बाप रे, हर महीने 2000 यूनिट मुफ्त बिजली। मुझे लगता है कंफ्यूजन में इन्होंने बोल दिया है 200 की जगह 2000। वैसे ये भी याद रखिएगा। चलिए तीसरा वादा भी बता दीजिए। अन्न भाग्य 10 किलो चावल हर परिवार के हर व्यक्ति को। अब चौथा वादा भी बता दीजिए। देखिए मैं सारे चीजें देख रहा हूं, कहीं मिस ना हो जाए, इसलिए बताइए ना चौथा वायदा। युवा निधि 2 साल के लिए कर्नाटका के हर ग्रेजुएट को 3000 रुपए प्रति महीना और हर डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपए प्रति महीना। तो इसका मतलब है इन 4 वायदों का लाभ कर्नाटक की जनता को मिलेगा। गारंटी करके स्टेट को दे दो, मतलब झूठे वायदे मत करो। सही बात है, झूठे वायदे नहीं करने चाहिए। तो एक बार फिर से बता दीजिए ये वादे कब पूरे होंगे? कांग्रेस पार्टी की कैबिनेट अपनी पहली मीटिंग में पूरा करके दिखा दी। तो दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत की ये है एक बड़ी वजह। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है, बल्कि एक कॉकटेल है जिसमें कांग्रेस ने लोभ लालच के साथ जो तुष्टीकरण की नीतियां होती है ना, कई सारी नीतियों को अपनाया, सनातन संस्कृति को लेकर कंफ्यूजन पैदा किया और बाद में बजरंग बली का उद्घोष भी किया। तो ये एक ऐसा कॉकटेल बना जिसे भारतीय जनता पार्टी के लिए भी समझना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हुई उन बारीकियों की चर्चा करूंगा जो शायद आपको किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिला होगा। और आज जब कर्नाटक में कांग्रेस को प्रचंड जीत मिल रही है तो यकीन मानिए इन बातों को याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि भाजपा हिमाचल प्रदेश के बाद भूल गई थी और इसीलिए आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। देखिए आज कर्नाटक के साथ साथ कई जगहों के नतीजे आए हैं और मैंने देखा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में भी जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं उसके भी नतीजे आए। वहाँ भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत हासिल हुई है। इसके अलावा भी छिटपुट चुनाव के नतीजे आए, वो तो कभी चर्चा करूँगा। लेकिन आज के वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड जीत हुई है ना, उस पर भी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे हैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो नतीजे हैं ना दोस्तों, इसे आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए कि कर्नाटक की जो जनता है उसने ये तय कर लिया कि अब हंग असेंबली नहीं देंगे, बल्कि अब पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। ये वहाँ की जनता ने ये तय किया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आप ये समझ लीजिए कि जो कर्नाटक चुनाव के मायने हैं उसको समझना
बहुत ज़रूरी है। और मैं आपके लिए बड़े सारे तथ्य लेकर आया हूं दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके लिए इकट्ठा की हैं, क्योंकि याद रखिए, जिस कांग्रेस ने कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने की बात कही, उसे अपने मैनिफेस्टो में जगह दिया, बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, उसी कांग्रेस ने हिंदुओं को लुभाने के लिए, जो अपने हिस्से का वोट बैंक है ना हिंदुओं में, उसके लिए बजरंग बली का उद्घोष करना शुरू कर दिया। और याद रखिए दोस्तों, ये नई स्ट्रेटजी है। आप बोलेंगे ये कैसे नई स्ट्रेटजी है, तो आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं। आपको याद होगा कि राहुल गांधी मंदिर मंदिर जाते थे, लगातार घूमते थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं निकला। तो उन्होंने समझ गए कि अब मंदिर मंदिर दौड़ने से लोगों में एक अलग मैसेज जाता है। उन्होंने स्ट्रेटजी बदली। उन्होंने क्या किया, इस बात को पहले आप समझिए। उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व का जिस प्रकार से कन्फ्यूज़न पैदा किया, उन्होंने पुजारी और तपस्वी का जिस प्रकार से कन्फ्यूज़न पैदा किया, उसी प्रकार से बजरंग दल को बैन करने की बात कहकर सीधे सीधे मुस्लिम वोटरों का कंसोलिडेशन कर दिया। मतलब मुस्लिम वोटरों को इकट्ठा कर लिया उन्होंने। ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। अब दूसरी तरफ आइए, जो उनके अपने हिंदू वोटर हैं, वो तो नाराज हो सकते थे, तो उन्हें लुभाने के लिए, अच्छा मैं इस बीच आपको एक डेटा भी देता हूं कि जो बजरंग दल पर बैन करने की बात कही, तो लोग कह रहे थे फंस गए। फंसे वसे कुछ नहीं, बल्कि उनको फ़ायदा हुआ। आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं, स्क्रीन पर देखिए आप, कि जो शुरुआती नतीजे आए उसके मुताबिक जो वोटर शिफ्ट हुए, जेडीएस की बात कह रहा हूं, जेडीएस का जो अहम हिस्सा है ना वोटरों में, उसमें मुस्लिम भी हैं, तो उसमें जो वोटर शिफ्ट हुए उसमें सिर्फ 1.25% भाजपा के पक्ष में गए, जबकि कांग्रेस के पक्ष में आप देखिए 5.56% वोटर चले गए। ये शुरुआती आंकड़े हैं, जब हो सकता है पूरा नतीजा आए तो कुछ आंकड़े और भी आपको देखने को मिलेंगे। यानी एक तरफ बजरंग दल को बैन करने की बात कहकर तुष्टीकरण की चाल चली, वहीं दूसरी तरफ बजरंग बली का नाम लेकर और मंदिर जाकर अपने हिस्से के जो हिंदू वोटर है ना, उनको मतलब एक तरीके से लुभाने का काम किया। लेकिन उससे भी आगे बढ़कर दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने इस बार एक ऐसे वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश की जो ज़रूरतमंद थे। अब ये ज़रूरतमंद जो आपको टर्म बता रहा हूँ ना, इसको आपको उदाहरण के साथ भी मैं आपको समझाऊंगा। लोग जानते हैं और खुद राहुल गांधी भी जानते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने तय कर लिया कि जैसे केजरीवाल झूठ बोलते हैं ना और लगातार झूठ बोलते हैं, इन्होंने भी शायद वही रणनीति अपनाई है। और आप देखिए राहुल गांधी कर्नाटक में जाकर क्या कहते हैं, आपको एक छोटा सा बयान सुनाता हूं, आप सुनिए। हिमाचल के चुनाव हुए थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश चुनाव हुए, और कांग्रेस पार्टी के नेता मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि राहुल जी हमें क्या करना चाहिए। और जानते हैं कर्नाटक में उन्होंने ये भी कहा, नेताओं को भी कहा, बड़ा मतलब एक नई स्ट्रेटजी है। कहते रहे कि भैया जो भी वादे पूरे करो वो पहली कैबिनेट में ही पूरा करना। उन्होंने ये बात कही थी और यही हिमाचल के चुनाव में भी हुआ था। ये भी बयान सुनिए आप। सुझाव मैंने दिया कि जो भी वायदे आप करोगे उनको आप पहले ही दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरे कर दो। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों कि राहुल गांधी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इसे भी मैं आपके सामने सिद्ध करता हूं। जैसे ही हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार बनी, महिलाओं को 1,500 रुपये देने की बात सामने आई, क्योंकि ये वादा था, तो जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखदेव सिंह सुक्खू, उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट की तो बात छोड़ दिए, बोलने लगे कि 5 साल में पूरा करेंगे। हमने कोई 1 महीने में वादा नहीं किया है, हमने 5 साल का वादा किया है। हमारी गारंटी योजना 5 साल की है। जब संसाधन रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो हम उनको 1500 रुपये प्रति माह पेंशन भी देंगे। और जानते हैं इसी प्रकार इन्होंने जो फ्री बिजली का वादा किया था, जो पहली कैबिनेट में होना चाहिए था कायदे से, जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, क्या हुआ हिमाचल प्रदेश में? वहां के मुख्यमंत्री ये कहने लगे कि जब राज्य में 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा तभी ये आपको फ्री बिजली मिलेगी, और ये सब 3 साल में होगा। यानी ना तो 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। अब चलिए आपको मैं कर्नाटक पर ही लेकर आता हूं, क्योंकि कर्नाटक में जो वादे किए गए ना,
वो छोटे वादे नहीं हैं। ये जो मुफ्त की रेवड़ी की बात होती है ना, ये वही है। और ये वादे कैसे पूरे होंगे या पूरे होंगे भी नहीं होंगे, ये भी आप समझ जाएंगे। मुझे तो कई बार लगता है दोस्तों कि जैसे केजरीवाल के ऊपर मैंने बनाया ना ये झूठ की सीरीज़, वैसे कांग्रेस पर भी बनाना पड़ेगा। लेकिन खैर अभी ये बात तो यहीं रहने देते हैं। मैं उनके वादों पर आता हूँ, क्योंकि उनको प्रचंड जीत मिली है। लोगों ने उन पर विश्वास जताया है कि चलिए आप देकर दिखाइए। और जो 4 वादे हैं ना, मैंने उसकी पड़ताल की। सिर्फ 2 वादों की पड़ताल की मैंने, जो मुफ्त बिजली और महिलाओं को 2000 रुपये देने की बात। आपको पता है कर्नाटक सरकार पर 45,000 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। बड़े ध्यान से सुन लीजिए, अभी मैं इससे जुड़े हुए और आंकड़े दिखाऊंगा। 45,000 करोड़ सिर्फ 2 वादों को पूरा करने में। और कर्नाटक का बजट क्या है ये भी मैं आपको दिखाता हूं, और ये वादे क्या है उसको भी देख लीजिए। महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये देने का वादा। और जानते हैं कर्नाटक में 1.5 करोड़ महिलाएं इसमें आएंगी। 1.5 करोड़ महिलाओं को देना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर सिर्फ एक वादे पर हर साल कर्नाटक सरकार को 36,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। 36,000 करोड़ रुपए सिर्फ एक वादा को पूरा करने में। और जो दूसरा इनका महत्वपूर्ण वादा है, जो केजरीवाल के चक्कर में ये भी आगे बढ़ रहे हैं, सत्ता पानी है क्या करना है, उसमें मुफ्त बिजली का वादा। तो मैंने रिपोर्ट देखी दोस्तों कि अगर ये मुफ्त बिजली का वादा पूरा करते हैं तो राज्य सरकार पर 7,500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। और आप ये भी देख लीजिए, कर्नाटक की सरकार का जो बजट है जो इस बार पेश किया गया, वो भी चूंकि मान लीजिए चुनावी बजट है, क्योंकि वो तो पूरा तो हुआ नहीं, तो वो 3,09,000 करोड़ का बजट और पिछली बार 2.5 लाख करोड़ का बजट। यानी अगर आप तुलना कीजिए, और इसमें भी ये जो बजट है ना, इसमें 77,000 करोड़ रुपया कर्ज है। मतलब अपने खर्चे को पूरा करने के लिए 77,000 करोड़ रुपए कर्ज लेने पड़े। अब आप सोचिए कि कांग्रेस के सिर्फ एक वादे को पूरा करने में अगर 36,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, 2 वादे में 45,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, तो भैया बजट ही तो 3 लाख करोड़ रुपए का है। यानी सारे वादे और मुफ्त की रेवड़ी बांटेंगे तो लाख करोड़ तो वैसे ही पहुंच जाएगा। तो राज्य में काम क्या होगा, राज्य में काम कैसे होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। अब आपको मैंने कर्नाटक की सूरत तो दिखा दी। अब आपको इस कर्नाटक के गणित को समझने के लिए फिर से आपको मैं हिमाचल प्रदेश में लेकर आता हूँ। क्योंकि एक बात याद रखिए, हिमाचल प्रदेश में भी यही सारे मुद्दे थे, यही सारी बातें थी। महंगाई का नाम लेकर के भारतीय जनता पार्टी को जमकर कोसा गया था, ये बात याद रखिए। लेकिन जैसे ही वहाँ सरकार बनी, पेट्रोल डीजल के दाम अचानक से बढ़ा दिए गए, और काफ़ी बढ़ाए गए बाकी राज्यों की तुलना में। भाई अगर आप सस्ता देना चाहते थे और ये वादा था तो आपने क्यों बढ़ाया। लेकिन जब केंद्रीय नेताओं से पूछा गया तो आप जानते हैं क्या जवाब दिया, सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे। याद रखिए, कर्नाटक के लिए, कर्नाटक के कॉन्टेक्स्ट में ये बात दिखा रहा हूं मैं। आप सुन लीजिए क्या कहा था जयराम रमेश जी ने, सुनिए स्क्रीन पर। डीजल आप लोग महंगाई के खिलाफ हैं और 3 रुपए डीजल आपकी सरकार बढ़ा देती है, क्या उससे महंगाई नहीं बढ़ेगी? तो आप हमारे मुख्यमंत्री से पूछिए ना, मुझे क्यों पूछ रहे हैं। और जानते हैं इसी प्रकार से राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे और हिमाचल प्रदेश पहुंचे, तो वहां की एक महिला ने यह भी पूछा कि आपने 1,500 रुपये देने का जो वादा किया था वो तो पूरा हुआ नहीं। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, कन्नी काट ली। अभी तक जो ये बड़ी बड़ी बातें कर्नाटक चुनाव में कर रहे थे ना, कन्नी काट ली। ये भी आप रिपोर्ट में देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये माना जाए दोस्तों कि कहीं इशारों ही इशारों में हिमाचल प्रदेश की कहानी वो कर्नाटक में तो नहीं कर रहे थे। एक छोटा सा बयान सुनिए। कोई मैं कर्नाटक के नेताओं को वही मैसेज देना चाहता हूं। और हाँ, एक बात याद रखिए, सत्ता मिल गई लेकिन कर्नाटक की जो असली लड़ाई है ना, वो अभी बची हुई है। क्योंकि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये सिद्धारमैया जी बनेंगे या डीके शिव कुमार जी बनेंगे, ये तो पता ही नहीं है। जनता के वादे तो तब पूरे होंगे जब स्थिर सरकार होगी। अभी तो यही पता नहीं है कि इन नेताओं से राहुल गांधी ने क्या वादा किया है। यानी टसल बढ़ने वाला है। और एक बात ये भी ध्यान रखिए कि जब रस्से बने सत्ता की लड़ाई होती है ना एक ही दल के नेताओं में,
तो होता क्या है कि लोगों का ध्यान बढ़ जाता है, मीडिया का ध्यान बढ़ जाता है, फिर जो वादे किए होते हैं ना उसकी याद नहीं आती किसी को, फिर लोग भूल जाते हैं, इसी चक्कर में उलझे रहते हैं कि यार ये लड़ रहा है वो लड़ रहा है। फिर वो भाजपा पे इल्ज़ाम भी लगाते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जैसे इनकी जीत हुई एकदम से विधायकों को बुलाया गया कि कहीं तोड़ ना ले। अरे भाई तोड़ेंगे कैसे? पहली बात कि आपको अपने विधायकों पर विश्वास होना चाहिए और इनको डर भाजपा से नहीं है बल्कि इनको डर अपने ही नेताओं से है कि अगर एक को मुख्यमंत्री बनाया दूसरे को नहीं बनाया तो कहीं गुटबाजी में वो अलग ना हो जाए। साथियों, एक बात तो तय है कि कांग्रेस ने इस चुनाव को जीतने के लिए एक तरफ जहां फ्री की रेवड़ी देकर वादा करके जनता को, जो वहां की जनता है उसको लोभ लालच देने का काम किया, उसे अपने पाले में खींचने का काम किया, वहीं तुष्टीकरण को लेकर कई नए एक्सपेरिमेंट किए जिसमें बजरंग दल पर बैन से लेकर जो वादा किया गया है, सनातन संस्कृति में कन्फ्यूजन पैदा करने को लेकर कई हरकतें शामिल हैं। और कांग्रेस के लिए ये सब करना आसान है, मतलब इस तरह के वादे कर देना, झूठ बोलना, किसी की बात कह देना, संप्रदायों के बीच कन्फ्यूजन पैदा कर देना, ये सब करके वोट पाना आसान है। लेकिन भाजपा की मुश्किल ये है कि वो राष्ट्र निर्माण में लगी हुई है, उसमें वोटरों के लिए आगे बढ़ना, उसके लिए संघर्ष करना, ये एक मुश्किल काम है। और याद रखिए, ये पल भर के लिए लग सकता है कि इसमें एक हार हुई है, लेकिन जो अंत होता है ना वो अलग होता है। अंत में जो पॉजिटिव शक्तियां हैं उसकी विजय निश्चित है। और इसीलिए आज जो कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है, जिस तरह के वादे किए गए हैं, जनता इसे भी बड़ी ही तीक्ष्ण नज़र से देखेगी। इसका हम सबको आने वाले समय में आकलन करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।